नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी आरोह पाठ्यपुस्तक भाग 2 से नमक पाठ का पाठन करेंगे। नमक, जिसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। उनके द्वारा लिखित यह कहानी नमक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम रज़िया सज्जाद ज़हीर के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब, जो कि उर्दू कहानी संग्रह है, सम्मान सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमिक उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय संघ अवार्ड। और इनका निधन हुआ 18 दिसंबर 1979 को। रज़िया मूलतः उर्दू की कथाकार हैं और आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। इसी के अंतर्गत उन्होंने नमक कहानी लिखी है। तो नमक कहानी की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ रहने वाले विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में लेखिका ने अपने पराये देश परदेश की प्रचलित धारणाओं पर अनेक सवाल खड़े किए हैं। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। लोगों की यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि भले ही हम राजनीतिक अर्थ में आज देश बदल चुके हैं, सीमाओं पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो इनका जन्म स्थान है। चलिए पाठ के बारे में कुछ जानते हैं कि पाठ कहानी नमक में लेखिका ने क्या लिखा है। सर्वप्रथम कहानी का प्रारंभ होता है उस दिन से जब सिख बीबी और सफ़िया दोनों आपस में एक कीर्तन के दौरान मिलती हैं। भारी भरकम जिस्म, छोटी चमकदार आँखें, जिनकी नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी, ऐसी थी सफ़िया की माँ। और सिख बीबी के अंदर सफ़िया को अपनी माँ की ही शक्ल दिखाई देती है। जब सफ़िया ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो सिख बीबी ने अपने घर की बहू से पूछा सफ़िया के बारे में। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं और कल सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी उठकर सफ़िया के पास बैठी और बताने लगीं कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग खूबसूरत हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन हैं, सैर सपाटे की रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। इस प्रकार धीरे धीरे सिख बीबी सफ़िया के करीब आती गईं और उन्होंने बातों बातों में बहुत सारी बातें लाहौर की बताईं, क्योंकि वो विस्थापित होकर विभाजन के बाद सिख बीबी अब दिल्ली आ गई थी। जब उन्होंने पता चला कि सफ़िया कल लाहौर जा रही है तो उन्होंने सफ़िया से एक आग्रह किया। हिचकिचा कर बोली कि अगर वहाँ से ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। सफ़िया पाकिस्तान पहुँचती है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भाई के यहाँ। 15 दिन यूँ गुज़र जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बतें, भाइयों की खातिरदारियाँ और सब बिछड़ी हुई बहन के लिए कुछ न कुछ उपहार देते हैं। दोस्तों अजीज़ों की हालत कि कुछ कोई लिए चला आ रहा था, कुछ कोई लिए चला आ रहा था। सबसे बड़ी समस्या थी सफ़िया के लिए लाहौर से सेर भर नमक ले जाना। लाहौर से नमक ले जाना उस समय गैर कानूनी हो चुका था, इसलिए वो अपने भाई से ये गुजारिश करती है। उसका भाई पुलिस में होता है और वो अपने भाई से गुजारिश करती है
तो उसका भाई हैरान होकर बोलता है कि ये गैर कानूनी है और तमाम प्रकार की बातें सफ़िया को समझाता है। लेकिन सफ़िया कहती है कि मोहब्बत से बड़ा और कोई कानून, आदमियत से बड़ा कोई कानून और इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं होता है। इस प्रकार सफ़िया अपने भाई से ये बातें कहती है। फिर वो नमक की पुड़िया ले जाने की कुछ योजना बनाती है। तोहफे में उसे तमाम चीज़ें मिली हैं और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ मिली है उसे, वो है कीनू की छोटी सी टोकरी। कीनू संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया एक फल, जो कि रंगीन, मीठा, संतरे की तरह नाजुक है। और वो नमक की पुड़िया वो उसी कीनू के टोकरी के अंदर रखती है, क्योंकि उसने देखा था कि कस्टम वाले सब चीज़ों की तो जांच करते हैं लेकिन फलों की कोई जांच नहीं करता। और इस तरह वो अपने मन पर एक बोझ रखते हुए बार बार पुड़िया की ओर देखती है और महसूस करती है कि उसने बड़ी ही कुछ ऐसा अनहोनी गलत काम किया है, लेकिन फिर भी उसे किसी न किसी तरह से उस पुड़िया को ले जाना था, इसलिए वो छुपा करके सिख बीबी के लिए वो लाहौरी नमक अपनी उस टोकरी में रखती है। फिर सफ़िया, वो दिन आ जाता है जब सफ़िया अपने देश वापस जाने यानी भारत वापस आने के लिए होती है और सफ़िया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की प्रतीक्षालय में बैठी हुई गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है और बार बार उसकी नज़र उसी टोकरी पर चली जाती है जहां उसने मोहब्बत का तोहफ़ा चोरी से छिपा रखा है। अचानक से वो एक फ़ैसला लेती है कि वो इस मोहब्बत के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से वो पुड़िया अपने हैंडबैग में रखी, जिससे पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी और ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी, पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबे कद, दुबला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने हुए थे, मगर उन पर वो कुछ जच नहीं रही थी, ऐसा सफ़िया ने उनका वर्णन किया। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर उनसे बोली कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, फरमाइए। तब सफ़िया ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से वो यहाँ आई और उनसे सिख बीबी ने थोड़ा सा लाहौरी नमक मंगाने के लिए कहा। सारी बातों को सुन करके जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो सफ़िया के हैंडबैग में वो पुड़िया डाल देते हैं और धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफ़िया वहाँ से प्रसन्न मन से आगे बढ़ती है, लेकिन अभी उसका एक और प्रतीक्षा कर रहा था, एक और कस्टम की चेकिंग, जहाँ पर भारतीय सीमा समाप्त होती है। वहाँ पर फिर उसे एक बार इस स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है और सफ़िया फिर से वहाँ पर खड़े कस्टम ऑफिसर को अपनी पूरी बात बताती है। अमृतसर के कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामान की जांच के डिब्बे सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफ़िया का सारा सामान देख चुकने के बाद वह नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी और बातचीत से वह सूरत से बंगाली लगते थे। उन्होंने बताया, सफ़िया ने उनसे बताया कि देखिए मेरे पास थोड़ा सा नमक है, और फिर उसने सारी बात उस कस्टम ऑफिसर को भी बता दी। कस्टम ऑफिसर ने उसकी सारी बात को सुना और इस बात का एहसास किया कि ये भी उसी दर्द और दंश से गुज़र रहे हैं जिनसे मैं कभी गुज़र रहा था, और अपने बारे में उसने बताया कि मेरा जन्म ढाका में हुआ और इस प्रकार वो किस तरह से ढाका से यहाँ पर आज अपना बचपन छोड़कर अपनी के 12-13 वर्ष के में ही अपने बचपन यहाँ पर आ गए। और इस तरीके से सफ़िया हैरान हो गई कि एक तरफ जहाँ लोगों के बीच में इन सीमाओं को लेकर के एक पर्दा लगा दिया गया है, लेकिन जो भावनाएं हैं वो आज भी अपने अपने देश के लिए उतनी अपनी अपनी जन्मभूमि के लिए उसी प्रकार हैं। सफ़िया सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या सीमाओं पर लगाए गए प्रतिबंध एक दूसरे से अपनी भावनाओं के आदान प्रदान को रोक सकते हैं? क्या धर्म मज़हब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जो इस दर्द को झेल रही है, जिनमें अपने जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, उनके ना रहने पर क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या फिर
ये ठीक हो जाने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी इस उम्मीद को कायम रखेगी? क्या नई पीढ़ी ऐसे लोगों के दर्द को समझ पाएगी? इस प्रकार सफ़िया ने कई प्रश्न इस पाठ के माध्यम से उजागर किए हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरहदों के पार जो तैनात खड़ी पुलिस है, उनके बीच एक आम आवाम, आम जनता किस प्रकार पिस रही है। सबके अपने कहीं ना कहीं उस सरहद के पार हैं और अपनी जन्मस्थली के लिए, अपने अपनों के लिए वो किस प्रकार से दीवानों की तरह, पागलों की तरह उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि दोनों तरफ के लोगों के हाथ में बंदूकें हैं और वो तो सियासी बंदूकें हैं, लेकिन दोनों तरफ सरहदों के रहने वाली आम जनता के बीच प्यार है। इसी प्यार, इसी अंतर्मन को टटोलती हुई यह कहानी है नमक। धन्यवाद।